हेलो सेवन स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और सेवन स्टैंडर्ड के लिए सेकेंड सेमिस्टर जो आपका अभी एग्जाम होने वाला, लास्ट वाला एग्जाम, उस एग्जाम्स के लिए हम लोग लेके आ चुके हैं टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। तो सेवन स्टैंडर्ड मैथ्स का ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ये टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो एक बार इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अपने एग्जाम्स के पहले सॉल्व कर लेना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन पेपर। क्या आप लोग तैयार हो? क्या आप लोग तैयार हो? तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन ए आपको टोटल 5 मार्क्स का पूछा जाएगा और इसके अंदर पूछे जाएंगे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स। तो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। सरकमफेरेंस, सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? आप सबने पढ़ रखा होगा, वो होता है 2 पाई इंटू आर। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, 2 इंटू पाई, और आर पहले से लगा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या आप सभी को सर्कल का सरकमफेरेंस पता है? क्या होता है? 2 पाई आर। और क्या आप सभी को सर्कल का एरिया पता है? नहीं पता तो याद कर लेना, पाई आर का स्क्वायर। भूलना नहीं है। पहले का आंसर हो गया। अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है? देखो, अमाउंट इज इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब क्या? कि प्रिंसिपल वैल्यू मतलब आपने कोई पैसा बैंक में भरा, आपने कुछ पैसा बैंक के अंदर भरा, फिर कुछ सालों के बाद आपको वो जो पैसा आपने भरा था उसके साथ में आपको क्या मिलता है? उसके साथ में आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो यहाँ पे अमाउंट जो होता है वो आपका प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट के बराबर होता है। ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? 13 पेन का कॉस्ट है 91 रुपीज। तो द कॉस्ट ऑफ ईच पेन, हर एक पेन का कॉस्ट कितना होगा? तो 13 पेन्स का 91 कॉस्ट है, तो हर एक पेन का कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? 91 डिवाइड बाई 13। और आपको पता है 13 7 जा 91 और 13 1 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना यहाँ पे बी। बात समझ में आ रहा है? When x is equals to 5 और y is equals to -7, find the value of x minus y। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो, पहले हम x माइनस वाई ऐसे का ऐसा यहाँ पे लिख देंगे। अब बताओ x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू है 5 और y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू है यहाँ पे -7। आप अच्छे से देख सकते हो कितना है? -7। y का वैल्यू है कितना है? -7। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, 5 माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। तो आंसर देखो कितना आ गया? आंसर आ गया हमारा यहाँ पे 12। कितना आ गया आंसर? आंसर आ गया हमारा यहाँ पे 12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? +12 आंसर आया, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा आंसर। अगर आपको कोई भी आंसर मेरे से पहले पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता देना, जल्दी जल्दी जल्दी। तो देखते हैं कितने बच्चे, स्टूडेंट कोई भी आंसर मेरे से पहले कमेंट सेक्शन में करके बता रहे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डैश इज द पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट इनमें से कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट है? देखो, सबसे बेस्ट तरीका है निकालने का, जितने भी नंबर दिए हैं इनमें से सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? अगर इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर मैं बोलूं तो 17 है। तो इस 17 का आपको अलग से स्क्वायर करना है। कर दिया आपने अलग से स्क्वायर, और बाकी बचे हुए दोनों नंबर का भी आपको स्क्वायर करके क्या करना है? ऐड करना है। तो 8 का स्क्वायर कर दिया और 15 का स्क्वायर हमने कर दिया, और हमने दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अगर इनका आंसर सेम आया तो हम बोलेंगे तीनों नंबर पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर सेम नहीं आया तो हम बोलेंगे तीनों नंबर पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है। अब आपको पता होगा 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो इनका आंसर देखो कितना आया? 5 और 4 कितना हो गया? 9। ये कितना हो जाएगा? 8। और ये कितना हो जाएगा? 2। करेक्ट है। और आप सभी को पता होगा 17 का स्क्वायर भी होता है 289। तो क्या दोनों सेम आया? क्या दोनों सेम आया? तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है? हाँ जी, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट। आंसर हमारा यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा ए वाला। आपको दूसरा वाला भी करके चेक करना, जैसा कि यहाँ पे आप 60 का स्क्वायर करना है अलग से, फिर 11 का स्क्वायर करना, फिर 62 का स्क्वायर करना। बात समझ में आया? तो आप सब अच्छे से करके इनको देखना, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही हमारा हो गया, आंसर हो गया है। देखो, आपको अगर आप 7 स्टैंडर्ड में हो, जैसा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप होता है वैसे आपका टेलीग्राम एक ग्रुप होता है। तो टेलीग्राम का ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसके थ्रू आपको हमें टेलीग्राम के चैनल पे ज्वाइन करना है, जहाँ पे हम लोग आपके लिए
प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर अपलोड करते रहते हैं, शॉर्टकट आईएमपीज वगैरह, चैप्टर वाइज आईएमपीज, मैथ्स के आईएमपीज वहां पे अपलोड करते रहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस पर क्लिक करके आप हो जाना ज्वाइन, और अपने सारे दोस्तों के साथ टेलीग्राम का लिंक या अपने यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर लेना, जरूर भूलना मत। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट 7 स्टैंडर्ड के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, 7 स्टैंडर्ड के लिए हम लोग ये पहला क्वेश्चन पेपर का वीडियो बना रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर 1000 व्यूज आ जाते हैं विद इन द 1 डे 2 डे, तो हम आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर अपलोड कर लेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस एक लेवल अप हो जाने वाली मेरी गारंटी है। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह है, सबके साथ वीडियो शेयर करो, सबकी हेल्प हो जाएगी, आपकी भी हेल्प हो जाएगी। ये क्वेश्चन पेपर उनके साथ में मिल के आप डिस्कस करो आपस में बैठ के, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का क्यूब, क्या ये होता है? नहीं होता, आप सभी को पता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? वो होता है साइड का स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर। तो ये ऑब्वियसली गलत है, हमें ट्रू और फॉल्स लिखना था, तो पहले वाले का तो हो गया हमारा फॉल्स। क्या हो गया हमारा? फॉल्स। दूसरा देखते हैं, क्या ये वाला फॉर्मूला जो यहाँ पे लिख रखा है, क्या ये फॉर्मूला सही है? तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे सही है। क्या होता है? एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का एक्स इंटू ए इंटू बी, बराबर। ये फॉर्मूला सही है। अब बोला है ग्रुप ए और ग्रुप बी को ज्वाइन करना है। आपको एग्जाम में कैसा ज्वाइन करना आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, ऐसा आपको एक बीच में बना लेना है अलग से, और यहाँ लिख लेना है आपको आंसर, सही है। अब बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आप सबने पढ़ के रखा है, इसका आंसर क्या है? डी। तो यहाँ पे आप लिख दोगे अपना डी, लिख दिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यहाँ पे लिख देंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और डायमीटर का एरिया क्या होता है? डायमीटर होता है हमारे रेडियस के 2 गुना, रेडियस के 2 गुना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ऑप्शन नंबर बी। आ गया समझ में? इतना सिंपल था, इतना सिंपल था। ठीक है, तो अगर आपको चैनल अभी तक अच्छा लगा है, तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो पहले, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। लाइक करते हो जिससे लगता है कि हाँ, स्टूडेंट को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है यहाँ पे? तो ये ट्रू फॉल्स तो हमने कर दिया, ये भी हमने बता दिया ट्रू फॉल्स था, ये भी हमने कर दिया। अब आते हैं इस वाले पे, आपको करना है सॉल्व। क्या करना है? हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है। हाइपोटेनस का मतलब आपको पता ही है, हाइपोटेनस का मतलब क्या? जो साइड 90 डिग्री एंगल के सामने होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे अप्लाई कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। आप पूरा स्पेलिंग लिखना पाइथागोरस का, पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाले। बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस है हमारा AC इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज AB अपॉन बेस का स्क्वायर दैट इज BC। क्या आप लोग मुझे यहाँ पे AB का वैल्यू बता सकते हो? हाँ जी, ये रहा सर, AB का वैल्यू कितना है भैया? पाई का स्क्वायर है AB का वैल्यू। और क्या आप BC का वैल्यू बता सकते हो? हाँ जी, 12 का स्क्वायर है। ये लो बता दिया, कोई बड़ी बात थोड़ी है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 25, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 169। अब आप सब लोग बताओगे कि दोनों तरफ क्या करेंगे? बच्चा दोनों तरफ दोस्तों ले लेंगे अपन स्क्वायर रूट। क्या ले लेंगे दोस्तों? स्क्वायर रूट ले लेंगे। ले लिया? स्क्वायर रूट लेने आता है? हाँ जी, इन दोनों को हम लोग इस तरीके से घर में डालते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्क्वायर रूट लेना। उसी तरीके से हम लोग इधर भी ले लेंगे इसका स्क्वायर रूट। अब देखो AC, ये रू स्क्वायर से रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बच गया AC। और क्या आपको पता है 13 का स्क्वायर होता है 169? तो यहाँ पे हमारा 169 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 13। पीछे यूनिट लिखना मत भूलना, पीछे यूनिट लिखना मत लिखना, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर था तो यहाँ पे भी हमारा सेंटीमीटर आएगा। तो हमारा हाइपोटेनस का आंसर कितना आया? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। क्या आपको क्यूब का टोटल सरफेस एरिया पता है? टोटल ये सरफेस एरिया मतलब क्यूब में जितने भी डब्बे बॉक्स हैं या साइड से, उन सबका एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो अगर आपको नहीं पता है फॉर्मूला, तो क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 6 इंटू साइड का, साइड मतलब L स्क्वायर। आप सभी को आपने जैसा पढ़ रखा होगा ऐसा आपने पढ़ रखा, 6 इंटू L का स्क्वायर होता है क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। अब मुझे बताओ 6 इंटू कितना साइड दे रखा है? साइड आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे
5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और अब आपको यहाँ पे सिंपली 25 इंटू 6 करके दिखाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। 6 फायदा कितना होता है 33 कैरी, 6 टू 12 और 3 150, तो ये हमारा आएगा आंसर 150। क्या आपका इतना सा आंसर चलेगा? अब तक नहीं। हमने क्या निकाला? हमने एरिया निकाला। तो एरिया का यूनिट क्या होता है? एरिया का यूनिट सेंटीमीटर, तो लेंथ का यूनिट हो गया, लेकिन उसके ऊपर लगाना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो जैसा चाहे, जैसा आपका मन करे वैसा लिखो, ठीक है। आगे हमारा आंसर टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला आपको याद रखना था बस। क्या लिखा हुआ है? द राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ द 24 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अभी ये सवाल किया, राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड है वो 24 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड है 7 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। देखो मतलब समझाते हैं आपको। यहाँ पे लाइन राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बी ए एस ई मतलब बेस है। बेस कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम लोग कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। अभी मैंने ये ऐसा एक सेम क्वेश्चन करवाया है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा? चैलेंज रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर करना ऐसे करके, C1 लिखना है, मतलब चैलेंज नंबर 1, और जो भी इसका आंसर आएगा यहाँ पे आगे टाइप करके आपको कमेंट कर दिखाना है, ठीक है। कमेंट कर लेना है। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट करने वाले हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर। देखो आपको पता सर्कल होता है, जो सर्कल के बाउंड्री का लेंथ होता है उसको हम लोग सर्कमफरेंस बोलते हैं, बराबर कि नहीं। और रेडियस मान लो कितना है सर्कल का, r है यहाँ पे। तो सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस किसका? सर्कल का। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, आप सभी को पता है सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? 2 पाई इंटू आर होता है, बराबर। अब मुझे बताओ, आपको सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल दे रखा है 88 सेंटीमीटर, मतलब डायरेक्ट इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 88 इंटू 2। क्या आप मुझे बता सकते हो पाई का वैल्यू कितना होता है? हाँ जी बता सकते हैं सर। भैया भैया पाई का वैल्यू देखो 7 होता है, हमने स्कूल में मैडम ने हमारे पढ़ाया है, लिख लिया। अब देखो अच्छे से प्यार से करना है, कभी भी डायरेक्ट काम मत किया करो सबको। देखो ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा? इक्वल टू के इधर आके हो जाएगा डिवाइड। ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। और ये इधर डिवाइड में है, तो इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। कितना सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो। अब देखो 22 1 जा 22 4 जा 48, हुआ कि नहीं हुआ? ये सभी को आता होगा, इतना सब तो सभी को आएगा। 2 1 जा 2, 2 जा, करेक्ट है। अब मुझे बताओ ऊपर क्या क्या बच गया? ऊपर बच गया 2 और ऊपर बच गया 7, और कुछ बचा क्या नीचे? नीचे 1 बचा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर बच गया 2 इंटू 7 इज इक्वल टू आर, और 2 7 जा कितना होता है? 2 7 जा होता है हमारा 14। और पीछे यूनिट लगाना मत भूलना, यूनिट क्या लगाने वाले हैं हम लोग? सेंटीमीटर जो दिया रहा था। तो हमारा रेडियस आ गया 14 सेंटीमीटर। क्या हमें यहाँ पे डायमीटर भी निकालना है? हाँ जी। तो बताओ, क्या आप बता सकते हो डायमीटर किसके बराबर होता है? डायमीटर होता है हमारा 2 बार रेडियस के बराबर, 2 बार रेडियस के बराबर। क्या आप मुझे रेडियस का वैल्यू बता सकते हो 14? तो क्या आप अभी मुझे डायमीटर बता सकते हो मल्टीप्लाई करके? 28 सेंटीमीटर। तो सिंपल तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। देखो मैं बातें करने में टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पेपर लंबा है। हर किसी की ताकत की बात नहीं होती कितना बड़ा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना और करना। ये वही बच्चा करेगा जो अपनी स्टडी को लेके डेडिकेटेड है, जो मेहनत करना चाहता है और जो आगे बढ़ना चाहता है। आधे लोग तो उसको लोग 10 सेकंड में ही छोड़ के चले जाते हैं शुरुआत में ही, ठीक है ना। सब लोग को क्या चाहिए कि चिल्लम चिल्ली मस्ता मजाक मस्ती, पढ़ने वाले लोग थोड़े से अलग होते हैं, जो मेहनत करना जानते हैं, और वही लोग इस वीडियो के एंड तक पहुंचेंगे, और वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ अलग होगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, नेक्स्ट, यूजिंग का फॉर्मूला आपको सॉल्व करना। कैसे करेंगे यूजिंग फॉर्मूला? कैसे करेंगे? देखो एक फॉर्मूला आपने अपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में मतलब अभी आप बचपन में ही हो। ये वाला फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है बच्चे लोग? ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूले से सॉल्व करना। क्या मैं 54 को लिख सकता हूँ 60 माइनस, सॉरी, क्या मैं 54 को लिख सकता हूँ? दूसरा नंबर भी तो ऑब्जर्व करना जरूरी है कि नहीं हमें यहाँ पे। देखो क्या मैं 54 को लिख सकता हूँ 50 प्लस 4? हाँ आराम से।
और क्या मैं 60 को लिख सकता हूँ 50 माइनस 4, ये लो लिख लिया। अब आप देखो ये हमारे लिए हो गया ए, ये हमारा बी, ये हमारा ए, ये माइनस बी। तो क्या हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? हाँ, ए का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 50 का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 4 का स्क्वायर। अब सबको पता है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 0 का मतलब स्क्वायर में 0 एक बार है तो कितनी बार लग जाएगा 2 बार, तो ये हो गया हमारा 50 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब आपको क्या करना है 2500 में से 16 को माइनस करना है। ये लो माइनस कर लेते हैं, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, और ये हमारा 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ पे 4 बच गया, और यहाँ पे हमारा क्या बच गया 2। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2484, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ। इन द सर्कल विथ सेंटर ओ माइनर आर्क इज 120 डिग्री। देखो ये एक सर्कल है हमारा, और इसका जो माइनर आर्क है, माइनर मार्क मतलब ये देखो ये दो हमने रेडियस बना दी, तो ये हमारा हो जाएगा ए, ये हमारा x और ये हमारा b। ये जो माइनर आर्क है ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, और मेजर आर्क किधर है, ये रहा ए वाई एक्स, ये वाला होगा हमारा मेजर आर्क, जिसके बारे में हमें अब तक कुछ भी पता नहीं है। यहाँ तक समझा? अब अगर माइनर आर्क 120 डिग्री है तो मेजर आर्क कैसा निकालते हैं? तो बड़ा सिंपल है कि मेजर आर्क निकालने के लिए हम क्या करने वाले, देखना ध्यान देना, हम 360 में से किसको माइनस करने वाले हैं, हमारे माइनर आर्क को। कितना वैल्यू है माइनर आर्क का 120 डिग्री। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा अपना मेजर आर्क। तो देखो 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 2 गया तो 4, और 3 में से 1 गया तो 2। अगर आपने अभी तक वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो फिर देखना यार, मैं और भी मुझे आप 7th स्टैंडर्ड के लिए क्वेश्चन पेपर अपलोड करने हैं, सेमिस्टर के लिए आपकी तैयारी करवानी है, तो अपने सारे दोस्तों को शेयर करो। 1000 के ऊपर इसके ऊपर व्यूज आ जाने चाहिए, फिर देखो मैं क्या करता हूँ, मस्त मस्त वीडियोस आपके लिए भी हम लोग अपलोड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, next one. The length of the rectangle is 10.5 centimeter and breadth is the 7.5. The find the area of the rectangle. बच्चे को पता है कि रेक्टेंगल कुछ ऐसा दिखता है, और रेक्टेंगल के पास लेंथ होता है और रेक्टेंगल के बाद ब्रीथ होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है दोस्तों? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ, बराबर कि नहीं? अब मुझे बताओ लेंथ कितना दे रखा है 10.5, और ब्रीथ कितना दे रखा है 7.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लिखना है। तो 10.5 इंटू 7.5, चलो मल्टीप्लाई करते हैं इनको। देखो कैसे करेंगे, पहले 5 से करेंगे, 25 0 फिर 5 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, बराबर सिंपल। उसी तरीके से यहाँ लगा देंगे हम लोग 0। देखो 25 2 कैरी हुआ, ओके सॉरी सॉरी यहाँ पे 2 आएगा ना, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। कहाँ पे 2 आएगा दोस्तों? देखो यहाँ पे क्या आने वाला है अपना, यहाँ पे आने वाला है अपना 2, बराबर कि नहीं? यहाँ आगे अब 7 फाइव कितना होगा 35, 3 कैरी, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अपना 7। तो देखो आंसर कितना आ गया 5 7 8 7। तो मैंने लिख दिया 5 7 7 8 7, 5 हमारा आंसर आ गया। कितने नंबर के बाद पॉइंट है? यहाँ पे 1 नंबर के बाद है, और यहाँ पे 1 नंबर के बाद है, टोटल 2 नंबर के बाद पॉइंट है। तो मतलब हम डायरेक्ट 2 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाने वाले हैं, और ये हमारा आंसर हो गया। क्या इतना लिख के काम चलेगा? नहीं, हमने एरिया निकाला, एरिया का यूनिट हो जाएगा स्क्वायर, और पीछे सेंटीमीटर दिया था तो हमें लिखना पड़ेगा स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट्स इट, इतना सा काम आपको करना था। क्या लिखा? अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड आप सभी को पता है, जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, क्यूबॉइड ऑफ इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4 सेंटीमीटर ब्रॉड है, और 1.5 सेंटीमीटर उसका लेंथ है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मुझे बताओ, क्यूबॉइड का लॉन्ग मतलब यहाँ पे आप लेंथ ब्रीथ और हाइट, लेंथ ब्रॉड मतलब यहाँ पे, तो ब्रॉड मतलब विड्थ हो गया, तो यहाँ पे हाइट कितना दे रखा है क्यूबॉइड का 4.5। यहाँ पे देखो ब्रॉड मतलब ब्रीथ कितना दे रखा है 1.5, कुछ भी चलेगा, आप किसी को भी कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। और लेंथ कितना दे रखा है 1.5। आपका आंसर सही आने वाला, आप जो भी लोगे। ओके, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हुआ, वापस एक बार लिख लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसको हम लोग एल लिख देते हैं। एल कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दे रखा है 4.5 सेंट। किसी को भी कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सोचना नहीं कि हाइट किसको लूँ, ये कुछ भी चलेगा, ये ले लिया अपन ने। अब मुझे बताओ क्यूबॉइड का क्या निकाला है टोटल सरफेस एरिया।
तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है सभी को पता है, टू ब्रैकेट के अंदर एक बार लिखना है लेंथ इंटू ब्रीथ, फिर लिखना है ब्रीथ इंटू हाइट, और फिर लिखना है हाइट इंटू लेंथ, बराबर कि नहीं। अब बताओ टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ 5, ब्रीथ का वैल्यू 4.5, ब्रीथ का वैल्यू 4.5, हाइट का वैल्यू 1.5, हाइट का वैल्यू 1.5 और ब्रीथ का लेंथ का वैल्यू 5, सही है। तो ये हम आएगा, मल्टीप्लाई करना है अभी आपको अच्छे से इनका, देखो 5 × 4.5 मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ लिखना है, फिर इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, सबको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद 2 का मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना एज अ चैलेंज नंबर 2। चैलेंज नंबर 1 मैंने आपको पहला दिया था, ये हो जाएगा आपका चैलेंज नंबर 2। तो देखते हैं कितने लोग कमेंट सेक्शन में इनका आंसर, मल्टीप्लाई तो करना है यार, इतना तो आप कर ही सकते हो, बाकी फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, यूजिंग फॉर्मूला सॉल्व करना है। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था फॉर्मूला कैसा लगेगा, इधर कौन सा फॉर्मूला लगेगा आप सभी को पता चल गया होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 100 - 3 और इसको लिख सकता हूँ 100 + 3। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था a + b, a - b वाला फॉर्मूला लिखाना है, तो ये 100² हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 100² मतलब 10 का 1000 और ये 3 का स्क्वायर मतलब 9, और माइनस करने तो भी बच्चे बच्चे को आता है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 9991, इतना आंसर हो गया। लो मैंने बता भी दिया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिक बताता हूँ। देखो 100 में से अगर 2 माइनस करूंगा 98 होगा। यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है a - b का स्क्वायर। क्या होता है a - b का स्क्वायर, a² - 2ab प्लस b का स्क्वायर, सही है कि नहीं। अब मुझे बताओ a का वैल्यू कितना है 100 का स्क्वायर, 2, a का वैल्यू कितना है 100, b का वैल्यू कितना है 2, और लास्ट में क्या लिखा हुआ b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000। अब 2 × 2 कितना हो गया 4, और 4 × 100 कितना हो गया 400, और प्लस कितना आ गया पीछे 4 आ गया। अब देखो, अब 10,000 में से आपको 400 को माइनस करना और फिर 4 को क्या करना है प्लस करना है। तो 10,000 में से हम लोग पहले कर लेते हैं 400 को माइनस, करेक्ट है। तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ गया 9 आ गया। अब उसमें 4 को और प्लस करना है, तो 4 को मैं प्लस कर लेता हूँ, तो ये 406 और ये 9, तो आंसर आ गया 9604। बराबर आया कि नहीं। तो मेरे से पहले आपको सॉल्व कर लेना है, मेरा इंतजार नहीं करना था, ठीक है। बड़ा इजी था ये वाला। तो आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला सवाल सेम है कि आपको एंगल दे रखा है ए ओ बी 180 डिग्री दे रखा है, और आपको निकालने बोला ए वाई बी। अभी हमने किया था, कैसे निकालते हो बताओ। मेजर आर, क्या निकालते हो मेजर आर, मैंने अभी बताया था। क्या कहते हैं मेजर आर को बताओ, 360 में से क्या करते हैं माइनर आर को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, माइनर आर को माइनस कर देंगे। तो 360 में से किसको माइनस करेंगे हम लोग 80 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया और ये 2 आ गया, तो 280 डिग्री आ गया, सिंपल। ये वाला क्वेश्चन मस्त है। सबमिट डिपॉजिट 2,50,000 रुपीज इन बैंक एट द रेट ऑफ 10 PCPA फॉर 3 ईयर। कितना पैसा उसने बैंक में डाला। जो पैसा हम बैंक में डालते हैं उसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। जो पैसा हम लोग बैंक में डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, इतना पैसा उसने बैंक के अंदर डाला। कितने साल के लिए डाला, कितने साल के लिए मतलब कितने टाइम के लिए डाला 3 साल के लिए। और कितना इंटरेस्ट मिला 10% का इंटरेस्ट मिला। तो क्या लिखा है हाउ मच अमाउंट ही विल गेट आफ्टर 3 ईयर। मुझे बताओ 3 साल के बाद उसको अमाउंट मतलब उसने जितना पैसा भरा वो तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ में और उसको क्या मिलने वाला, और उसको इंटरेस्ट भी मिलने वाला है। तो एक काम करूं क्या, पहले मैं इंटरेस्ट निकाल दूंगा और उस इंटरेस्ट को अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू में ऐड कर दूंगा तो मेरे को अमाउंट मिल जाएगा, बराबर कि नहीं। जो पैसा आपने भरा था और जो आपको इंटरेस्ट मिला, दोनों को मिला दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा अमाउंट। तो पहले मैं निकाल दूंगा इंटरेस्ट। क्या आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, हाँ, P इंटू आर इंटू टी बराबर डिवाइड बाय 100। तो देखो क्या हो गया, पी का वैल्यू कितना हो गया 2,50,000 रुपीज। कितना इंटरेस्ट कितना परसेंट था 10%, और कितने साल इंटू ना बीच में, और कितने साल के लिए पैसा डाला टोटल 3 साल के लिए, और नीचे क्या लिखना है 100। अब देखो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, अब ऊपर क्या बच गया 2500, 2500 इंटू 10 हो जाएगा आपका 25,000। हुआ कि नहीं हुआ, ये 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और पीछे कितना बच गया 3। अब मुझे बताओ 25,000 इंटू 3, 25,000 इंटू 25 × 3 कितना होता है, सभी को पता है 75, और पीछे लग जाएगा 75,000 रुपीज उनको इंटरेस्ट मिला। तो अब अमाउंट कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया अमाउंट निकालने के लिए क्या करना है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी 2,50,000, बराबर कि नहीं। 2,50,000 में ऐड करना है आपको 75,000, और आपको अपना अमाउंट मिल जाएगा। तो 0 0 0 फिर 5 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, और फिर ये आएगा। तो टोटल आंसर आ गया 3,25,000 रुपीज
उनको मिलने वाला है 3 साल के बाद। कितने साल के बाद मिलने वाला है? 3 साल के बाद उनके हाथ में 3,25,000 रुपया आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे चिल्ड्रन वाला सवाल है। देखो बढ़िया से क्या लिखा हुआ है, चपातीस 25 चिल्ड्रन, टोटल 25 चिल्ड्रन से, और जो 25 चिल्ड्रन कितना चपाती खाता है, जैसा यहाँ पे देखो पहला चिल्ड्रन 2 चपाती खाता है, दूसरा चिल्ड्रन 4 चपाती खाता है, तीसरा चिल्ड्रन 3 चपाती खाता है। ऐसे 25 चिल्ड्रन कितनी कितनी कौन कौन चपाती खाता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पे बनाना है, बराबर कि नहीं। तो पहले तो मैं लिख दूंगा पहले टेबल में कि नंबर ऑफ चपातीस, क्या लिखूंगा आप बोलो, क्या लिखूंगा मैं बोलूंगा नंबर ऑफ चपातीस। दूसरे में लिखूंगा मैं, दूसरे में क्या करूंगा, टैली करूंगा कि भाई वो चपाती खाने वाले कितने बच्चे, टैली मार्क इसका, टैली मार्क मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब वो चपाती खाने वाले कितने स्टूडेंट है। ठीक है, ये मैंने टेबल एक्स्ट्रा बना दिया, जरूरत नहीं है। अब नंबर ऑफ चपाती कितनी है, तो आप देख रहे हो कोई बच्चा एक भी खा रहा है, देखो एक खा रहा है कि नहीं खा रहा है, कोई 2 खा रहा है, कोई 3 खा रहा है, और कोई 4 खा रहा है। इससे ज्यादा कोई खा रहा है क्या? आप देख लो सारे नंबर पे 4 से बड़ा कोई है नहीं है। अब एक चपाती खाने वाले कितने बच्चे हैं, देखो एक बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे। तो टोटल कितने बच्चा, 1 2 3 4 और 5, 5 बच्चे हैं जो एक एक चपाती खाते हैं। 2 चपाती खाने वाले कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बच्चे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे हो गए। 3 चपाती खाने वाले कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 बच्चे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, बराबर। और अब बच गए 4 चपाती खाने वाले थे, एक बच्चे मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, टोटल कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। आ गया। तो यहाँ पे आपको नंबर के फॉर्म में लिखना है 5 बच्चे, फिर 8 बच्चे, फिर 7 बच्चे, और फिर 5 बच्चे। और ये सारे किसके बराबर होंगे, डायरेक्ट ऑब्वियसली 25 स्टूडेंट है तो 25 के बराबर ही तो होगा ना। तो यहाँ पे हमें n का वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी, n का वैल्यू कितना मिल गया, 25। दैट्स इट, इतना ही तो करना था आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट वाला सवाल, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है इस सवाल को। क्या मैं 3 को 9 को ऐसा लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, हाँ जी मैं लिख सकता हूँ, पीछे m स्क्वायर लिखा हुआ है, और 36 को लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर, और पीछे n लिखा हुआ है, सही है। देखो अब देखो 3 और m को साथ में ले लूंगा, ये बन जाएगा 3m का होल स्क्वायर, और 6 और n को साथ में ले लूंगा, ये बन जाएगा 6n का होल स्क्वायर। अब आपने पढ़ा, फॉर्मूला पढ़ा होगा कौन सा वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा 3m प्लस 6n, दूसरे वाले ब्रैकेट में 3m माइनस 6n, हो गया। इतना ही करना था। उसी तरीके से इसको कैसा सवाल करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप 365 को आप 5 से डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा, 5 7 जा 35, एक बच जाएगा, 5 3 जा 15। तो हम बोलेंगे कि ये आंसर आ गया 5 इंटू 75। तो मैं यहाँ पे 365 के जगह पे लिख दूंगा 5 इंटू 75, और यहाँ पे क्या आएगा, y की पावर 4 और z की पावर 3, और पीछे देखो क्या आएगा, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 73, सॉरी 73 आया ना, 75 नहीं, कितना आया 73, और पीछे आ गया y का स्क्वायर, और पीछे आ गया z की पावर 4। इतना सिंपल था। एक काम करते हैं, अच्छे से लिखते हैं, कुछ भी गलती नहीं करने का अपने को, एकदम अपना पेपर कैसा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, बच्चा लोग कैसा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन। ये 73 आ गया। अब आप ध्यान देना यहाँ पे अच्छे से, क्या क्या कॉमन निकल रहा है। देखो y की पावर 4 में कितनी बार y आया है, y का स्क्वायर और y का स्क्वायर 2 बार आया हुआ है, और यहाँ पे z की पावर 4 में कितनी बार z आया है, z का स्क्वायर और z का स्क्वायर 2 आया है। तो अब देखते हैं क्या क्या कॉमन निकल रहा है। देखो यहाँ पे 73 और यहाँ पे 73, तो दोनों हमारा कॉमन निकल जाएगा, निकल गया। यहाँ पे देखो y का स्क्वायर कॉमन निकल गया, और यहाँ पे भी देखो ये y का स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये y का स्क्वायर, ये भी हमारा यहाँ पे कॉमन निकल गया, तो y का स्क्वायर भी हमारा निकल गया कॉमन। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन निकला, z का क्यूब है ना, यहाँ पे z का क्यूब है ना, तो z का क्यूब तो कॉमन नहीं निकलेगा, लेकिन z के क्यूब को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, z का स्क्वायर इंटू जेड। तो यहाँ पे z स्क्वायर कॉमन निकल गया, और यहाँ पे क्या कॉमन निकल गया, z का स्क्वायर कॉमन निकल गया। अब बताना है आपको अंदर क्या बच गया। देखो अंदर यहाँ पे 5 बच गया है, ठीक है, और अंदर यहाँ पे क्या बच गया है, y का स्क्वायर और z बच गया है, तो y का स्क्वायर बच गया और z बच गया है। उसी तरीके से इधर क्या बचा, इधर 2 बचा, हाँ तो मैंने 2 लिख दिया। और क्या बचा, 2 बचने के बाद यहाँ पे देखो z का स्क्वायर बच गया, क्या बच गया, z का स्क्वायर अंदर बच गया। तो ये हमारा हो गया आंसर।
ओके, जेड का स्क्वायर क्यों बचेगा? अब देखो जेड स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, इधर जेड बचा और जेड स्क्वायर बचा, तो ये जेड और इधर के जेड स्क्वायर में 2 जेड और होते हैं, तो एक और जेड हम बाहर निकाल देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 73 वाई का स्क्वायर। पहले जेड का स्क्वायर था, एक और जेड बाहर आके जेड का क्यूब हो गया, अंदर बच जाएगा 5 वाई का स्क्वायर, इधर तो जेड बचा भी नहीं और इधर एक जेड बच जाएगा आपका। तो दिस इज आर फाइनल आंसर। देखो कुछ गलत हो जाए कमेंट सेक्शन में बता देना, कभी कभी छोटी मोटी गलतियां हो जाती है पेपर सॉल्व करते करते, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग वन शॉट में पेपर सॉल्व करते हैं आपके साथ में, ठीक है। अब देखो पेपर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बन जा रहा है, इसके लिए ये दोनों क्वेश्चन मैं आपके छोड़ रहा हूँ, आप अपने टीचर के हेल्प से इनको जरूर सोल्व कर देना, और जिन बच्चों को इनका आंसर आता है वो कमेंट सेक्शन में इन दोनों आंसर का, इसको एज अ चैलेंज नंबर 3 करके आंसर बताना और इसका आंसर चैलेंज नंबर 4 करके बताना। तो टोटल मैंने आपको 4 चैलेंज दिए हैं, देखते कितने बच्चे चारों के चारों चैलेंज सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमने पूरा का पूरा पेपर सॉल्व किया है, तो आपको टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना है, पूरा पेपर अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करना है, क्रिस्टल कॉन्सेप्ट को प्यार देना है। मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप सपोर्ट करोगे, लगेगा कि हाँ बच्चे हमें लाइक कर रहे हैं, बच्चे पसंद कर रहे हैं, बच्चों को फायदा हो रहा है हमारे चैनल की मदद से, तो हम भी अच्छे अच्छे वीडियो मोटिवेशन के साथ आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग और अच्छे से एग्जाम